नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइंस है राज्यसभा चेयरमैन लोकसभा स्पीकर रिजेक्ट अपोजिशन मूव टू इम्पीच सीईसी ज्ञानेश कुमार। यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार जो उन पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया था उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे समझेंगे और देख लेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि न्यूज में क्या है। हमने आपको बताया कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, इनके खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया है कि प्रस्ताव खारिज करने का कारण क्या है। और इसी के साथ ये जो महाभियोग का प्रस्ताव आया था उसमें राज्यसभा में 63 सांसदों और लोकसभा में 130 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब ये तो हमने समझा कि कारण क्या है, घटना में न्यूज में क्यों बनी हुई है। अब हम इसके स्टैटिक पोर्शन को समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इनसे संबंधित और जितनी भी चीजें, इनकी कार्य शक्तियां, इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग में सबसे पहले केवल एक ही चुनाव आयुक्त होता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की गई। हालांकि इनका कार्यकाल जो है वो काफी लंबे टाइम तक नहीं रहा। इसके बाद जनवरी में ही ये जो 2 अतिरिक्त आयुक्त को जोड़ा गया था, इस प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद 1993 में फिर से आयोग इस प्रस्ताव को वापस लेके आता है और फिर से अब जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय निकाय में इसे बदल दिया गया। तो ये तो हमने समझा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। अब इसकी वर्तमान स्थिति को भी हम समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसे संविधान के टाइम पर ही जोड़ा गया था और इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय। अब समझते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य है जितने भी चुनाव हो रहे हैं देश में, राज्य में, उन सभी चुनावों की देखरेख करना, उनका नियंत्रण करना और उनका निर्देशन करना। ये सब किसके अंडर आता है? ये सब आता है मुख्य चुनाव आयुक्त के अंडर। और ये जो पूरा चुनाव आयुक्त है वो अनुच्छेद 324 से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं हम उन्हें लास्ट में समझेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। और इसी के साथ अब हम संरचना की बात कर ले तो मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर निर्धारित संख्या में इसमें अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते जाते हैं, है ना। तो ये हमने समझ लिया इसकी संरचना के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। तो इसी क्रम में हम जानेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 की बात करेंगे। तो इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पे ही सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। अब इसके पहले जो होता था कि राष्ट्रपति ही डिसाइड करता था, लेकिन अब जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर ही सदस्यों का जो है नामांकन होगा, चुनाव होगा। और इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इस चयन समिति में शामिल होंगे। और इसके अलावा एक आती है सर्च कमेटी। सर्च कमेटी के द्वारा 5 मेंबर्स के नाम सुझाए जाते हैं। अगर ये चाहे, ये समिति चाहे तो उन 5 मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकती है, अदरवाइज वो 5 के अलावा अपने अकॉर्डिंग भी सिफारिश कर सकती है। अब 2023 से पहले राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयुक्त की सिफारिश की नियुक्ति होती थी, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। कार्यकाल की बात करेंगे तो चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार इनकी जो कार्यकाल की अवधि है वो 6 वर्ष की होगी और साथ ही ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनमें से जो भी पहले होगा उस तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे कि इनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे अनुच्छेद 324(5) की। अब इसमें क्या कहा गया है कि इनको पद के हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
न्यायाधीश के समान ही होगी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उनके द्वारा कोई अव्यवहारिक कार्य किया गया है, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ऐसे कोई कार्य किए गए, मिसबिहेव किया गया है, या अगर वो किसी कारणवश अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं बीमारी के कारण या अन्य कारण की वजह से, तो भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा हटाया जा सकता है। इनके लिए ये प्रोसेस नहीं होगा, चुनाव आयुक्त को डायरेक्ट जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है तो उनके लिए ये प्रोसेस है। तो ये हमने समझ लिया इनको पद से हटाने की प्रक्रिया के भी बारे में। अब हम समझ लेंगे कि इनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद क्या कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके लिए याद रहना भी बेहद जरूरी है। तो अब हम इन्हें देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 324 की। तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, यानी कि चुनावों की देखरेख, यानी जितने भी चुनाव कराए जा रहे हैं उनकी देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व एक चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। तो ये है 324। 325 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या उसमें शामिल होने का दावा करने के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी कि 18+। इसके अलावा अनुच्छेद 327 की बात करें तो विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की जो शक्ति है वो संसद की शक्ति होगी। 328 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है, यानी कि राज्य विधानमंडल जो है वो चुनाव के संबंध में प्रावधान बना सकता है। अब अनुच्छेद 329 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 329 जो है वो चुनावी मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है, यानी कि जितने भी चुनावी मामले उनमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता जब तक कि चुनाव की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद ये हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326 या डी अनुच्छेद 327। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।